मेरे भाई हम बता रहे थे यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235 और 238। वैसे और भी बहुत सारे होते हैं मेरे भाई, ठीक है, और भी होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब यूज होता है ना न्यूक्लियर फ्यूल में तो इसमें से एक यूज होता है, एक नहीं यूज होता है मेरे भाई। तो जिसके लिए क्या किया जाता है मेरे भाई, इसको ना एटोमोलिसिस सेपरेट किया जाता है। जो हल्का होगा मेरे भाई वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ना करीब 1027 स्टेप्स लगते हैं इसको सेपरेट करने के लिए। तो ये क्या होता है, यूएफ सिक्स और मेरे भाई बचा हुआ ClF में कन्वर्ट, यानी फ्लोरीन को यहाँ से FClF3 जो है ऐसे टूट जाएगा, इसको में से ClF+F2 में टूट जाता है। तो यूरेनियम प्लस फ्लोरीन में टूट करके ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैसेस स्टेट में जो एटोमोलिसिस होता है उसके थ्रू हम लोग सेपरेट कर लेते हैं यूरेनियम 238 को और 235 को। तो जो न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होगा मेरे में उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि एनरिच करने का मतलब बढ़ाना, अमाउंट को बढ़ाना। मान लो ये मिक्स्ड है मेरे में, और मिक्स्ड है, और जैसे मान लो 235 वाला मेरा न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है तो इसका अमाउंट कम होता है, ये रेडियो एक्टिव एक होता है। तो तो क्या करते हैं, वो गैसेस को पास करते हैं, तो पास करते करते फाइनल वाला स्टेप में हमें यूरेनियम 235 ज्यादा मिलेगा। तो सिंस सॉलिड को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, सॉलिड तो बैठा रह जाएगा ना, वो हाई डेंसर होता है, उसमें मूवेबल जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है, मूवेबल टेंडेंसी कम होती है। तो डेट्स वाई गैस में कन्वर्ट होता है। तो पूछा जा सकता है आपको। तो मेरे भाई ड्यूरिंग, ये लिख लेते हैं, ड्यूरिंग एनरिचमेंट प्रोसेस ऑफ यूरेनियम 235। तो एक और बात आपको बता दी, न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है, ठीक है। ClF3 and BrF3 are used to convert uranium solid into uranium UF6 गैस पे। इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बस बताना, इतना रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस ये यूज याद रखना है कि यूरेनियम सॉलिड होता है तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का यूज करके मेरे भाई हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको सेपरेशन प्रोसेस पे यूज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल होता है यूरेनियम 235 जो होता है ना, ये फ्यूल होता है मेरे भाई। तो आई होप ये बात तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से मेरे भाई हमारा जो हैलोजन वाला ग्रुप था वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे भाई एक छोटा सा ग्रुप लास्ट बच गया मेरे भाई हमारे सामने में, उसका नाम है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 नाम तो सुना ही होगा मेरे भाई, इसको हम लोग नोबल गैसेस के नाम से भी जानते हैं। पहले इसे इनर्ट गैस भी कहा जाता था, इनर्ट, लेकिन ये फिर बाद में इसका नाम नोबल गैस कर दिया गया। सवाल है कि नोबल किया गया क्योंकि देखा गया कि इनर्ट का मतलब होता है ना नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्ट नहीं यस करेंगे। सर। लेकिन मेरे भाई देखा गया कि रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं यस मेरे सर। भाई। तो रिएक्ट जब कर गए तब तो बोला गया तो गेम हो गया, तब इसका नाम बदल के नोबल गैसेस रख दिया गया। कहीं कहीं पर रेयर गैसेस भी लिखा हुआ मिल सकता है, सब एक ही चीज है मेरे भाई। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन मेरे में। इसके नीचे एक और होता है ऑर्गेसॉन होता है, ठीक है। ऑर्गेसॉन भी होता है मेरे पे 118वां नंबर पे जो होता है। खैर हम लोग को बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं है, बस हम आपको बता दिए मेरे पे कौन होता है, ऑर्गेसॉन होता है। उसका रिप्रेजेंटेशन ओजी होता है, ओजी, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेसॉन, इस टाइप का नेम है मेरे भाई। तो माय डियर स्टूडेंट, इन लोगों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NH2 NP6 होता है, NH2 NP6। हमेशा डी वाला आएगा तो N-1D होगा और N-2F होता है। कोई भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मेरे में तो N-2F चलेगा, N-1D चलेगा और NS और NP चल रहा। ध्यान रखना NS और NP है तो D वाला अगर आएगा तो N-1D आएगा और N-2F आएगा उस वाले के लिए, ठीक है। ये जनरल बात बता दी है हम आपको। अब ध्यान से देखो NH2 और NP6 हो गया। तो मेरे में कोई बोलेगा कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अरेंज करो,
तो मेरे भाई कोई मजाक चल रहा है ये सब, एकदम हलवा बातें, जल्दी जल्दी फटाफट कर लो मेरे भाई। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, फिर रेडॉन मेरे भाई। ऑर्गेसॉन रेडियो एक्टिव है मेरे भाई, एज यूजुअल लास्ट वाला रेडियो एक्टिव होता है, तो ये रेडियो एक्टिव है मेरे भाई, ऑर्गेसॉन, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई। अच्छा, इवन कुछ हद तक रेडॉन भी आपका रेडियो एक्टिव होगा मेरे भाई। आगे बात करें मेरे भाई एटॉमिक रेडियस, और उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी बात करें मेरे भाई, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या का ऑर्डर क्या आएगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो मेरे भाई ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है मेरे भाई। एक और बात बताना चाहेंगे कि नोबल गैसेस के लिए हम लोग वंडरवॉल्स रेडियस मेजर करते हैं, क्योंकि बाकी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है, तो कोवेलेंट रेडियस मेजर करेंगे। लेकिन मेरे भाई क्रिप्टन और जेनॉन दो ऐसे हैं जिसका कोवेलेंट रेडियस मेजर किया जाता है। कोवेलेंट रेडियस कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड, कोवेलेंट रेडियस इन लोग का मेजर किया जाता है। लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो सारे का या तो करेंगे मेरे भाई वंडरवॉल्स, या फिर सारे का कोवेलेंट करेंगे। कभी मिक्स नहीं किया, अरे सर इसका कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट वाला छोटा होगा तो इसको पीछे लगा देंगे, नहीं बेटा ऐसा मत करना, गलती, ठीक है, ऐसा गलती मत करना मेरे भाई। एक बात और बता देते हैं, कोवेलेंट जो रेडियस होता है, रेडियस कोवेलेंट मेरे भैया अप्रोक्सीमेटली दुगना होता है मेरे, सॉरी क्या लिख दिए मेरे भाई, वंडरवॉल्स रेडियस जो होता है, वंडरवॉल्स रेडियस जो होता है मेरे भाई, ये अप्रोक्सीमेटली दुगना होता है कोवेलेंट रेडियस का। तो जब भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो कोई एक कंपैरिजन करेंगे, या तो वंडरवॉल्स चल रहा होगा या तो कोवेलेंट चल रहा होगा, ध्यान रखना इस बात को। If nothing is mentioned, by default, atomic radius of noble gases are measured in van der Waals, ठीक है, van der Waals फोर्स के अकॉर्डिंगली मेजर किया जाता है मेरे भाई। इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का भी कोई लोचा नहीं है मेरे भाई, यहां पर से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है इसका वाला, ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसका पढ़ के जाना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, साइज फैक्टर लगा लेना या मॉलिक्यूलर मास लगा लेना, साइज फैक्टर या मॉलिक्यूलर मास लगा लेना, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर से एग्जाम में इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान पे रखना। क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात को, फिर से बोल रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कभी कभी आ जाता है मेरे भाई। तो ये सीधा सीधा साइज फैक्टर या मास फैक्टर, ध्यान रखना कभी भी एटॉम, मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आ जाए, इन जनरल डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, इन जनरल डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है उधर ही, ग्रुप नंबर 13, 14, 15 तक में थोड़ा चेंजिंग दिखाई देता है मेरे भाई, फिर धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ मूव करने लग जाता है। तो ध्यान रखना उधर से नहीं आता था, इसलिए हम हमेशा बोलते थे कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं आने का चांसेस है। इसका थोड़ा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ा याद भी नहीं करना है, डाउन द ग्रुप बढ़ा देना है, बस खत्म हो गई कहानी। तो मेरे भाई ये तो बातें हो गई, नोबल गैस एक जनरल बात की है मेरे भाई हम लोग। अब इस पे से इसका भी कुछ रिएक्शंस मेरे भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोलिसिस। तो मेरे भाई जेनॉन का कंपाउंड का आपको हाइड्रोलिसिस करा दिए थे, तुम लोगों को याद है, यस या नो, फटाफट हमें बताओ जल्दी से। जेनॉन के अगर नहीं याद है तो एक बार पीछे पलट करके देखो मेरे भाई, याद आएगा शायद, एक बार पीछे पलट करके देखो, याद आ जाएगा मेरे भाई। जेनॉन कहा सर, याद है। याद आया, जेनॉन का हाइड्रोलिसिस पढ़े थे। तो मेरे में एनसीईआरटी अगर जब पलटेंगे आप तो आपको दिखलाई देगा कि जेनॉन का हाइड्रोलिसिस है, उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये सब कुछ बताए थे, ठीक है, ये सब बता दिया गया है। तो हम आपको यहाँ पर बताने जो जा रहे हैं मेरे भाई, वो आगे की बात बताने जा रहे हैं। तो आगे की बात कहने का मतलब मेरे भाई देखो, तो कुछ सर्टेन रिएक्शन है कि जेनॉन का कैसे प्रिपरेशन होता है और कैसे नहीं होता है मेरे में। तो कुछ रिएक्शंस है, उसके बाद यूजर्स पढ़ेंगे मेरे में। रिएक्शंस, तो जेनॉन का जैसे जेनॉन फ्लोराइड, अभी क्या बोले कि जेनॉन बनाता है मेरे भाई कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, क्रिप्टन भी बनाता है, क्रिप्टन का एक नोन है बेटा, एक नोन कंपाउंड है, ठीक है, एक नोन कंपाउंड है। तो इस रिएक्शन को लिखने से पहले हम
पहले रिएक्शन लिख दे या फिर थोड़ा देर के बाद बताइए। तो रिएक्शंस के बारे में चलो पहले बात कर लेते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे, जब लिख दिए हेडिंग तो फिर क्यों काटे। मेरे भाई ध्यान देना कि मेरे भाई ये पहले तो पता था कि नोबल गैसेस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, नोबल गैसेस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरे भाई फर्स्ट साइंटिस्ट है जिनका नाम था बार्टलेट, बार्टलेट नाम था मेरे भाई इनका। मेरे भाई इसके साथ में एक और साइंटिस्ट भी थे लेकिन उनका नाम फेमस नहीं हो पाया, बार्टलेट का नाम ज्यादा फेमस हो गया। मेरे बार्टलेट थे जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो प्रूव किए थे कि नोबल गैस रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रूव्स नोबल गैस आल्सो रिएक्ट, नोबल गैसेस आल्सो रिएक्ट। कैसे प्रूव किए थे ना मेरे भाई, तो कैसे प्रूफ किए थे तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे मेरे भाई। मेरे भाई ये O2 मॉलिक्यूल है, हम ना ऑक्सीजन एटम के बारे में नहीं बात कर रहे इस पर, हम O2 मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे जो कि स्टेबल है, O2 हाईली स्टेबल। मेरे भाई ये PTF6 के साथ में लिए थे एक दिन, PTF6 के साथ में लिए थे ये बार्टलेट। और मेरे भाई इन्होंने लिए तो मेरे भाई यहाँ पर ये O2 प्लस और PTF6 माइनस बन गया, PTF6 माइनस बन गया। क्या लिए थे मेरे भाई, O2 लिए थे और ये PTF6 से रिएक्ट करवाए और PTF6 से रिएक्शन कराने के बाद क्या बना लिए ये O2 PTF6 जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है जिसमें आयन जो है PTF6 माइनस है। कौन है मेरे भाई, PTF6 माइनस है। और ये पता कैसे चला, तो आयोनिक कंपाउंड जनरली कलर्ड हो, जैसे NaCl नमक मेरे भाई, ठीक है, एक ब्लैक सॉल्ट, इस तरीके से सॉल्ट्स के कलर भी होते हैं। तो यहाँ पे ये एक आयोनिक था और इसका कलर था मेरे भाई रेड कलर, इसका कलर था रेड कलर का मिला। समझ गए कि रिएक्शन हो चुका है मेरे भाई। जब ये रिएक्शन हो गया तो इनके पास में एक डेटा पड़ा हुआ था, एक डेटा पड़ा हुआ था। वैसे ये डेटा को तो याद नहीं करना है मेरे में। O2 का आयोनाइजेशन एनर्जी और जेनॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली सेम। हम ऑक्सीजन एटम का नहीं बात कर रहे हैं, हम O2 मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं और जेनॉन एटम का बात कर रहे हैं। इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का बात कर रहे हैं मेरे भाई इसका 1175 किलो जूल पर मोल होता है और इसका 1170 किलो जूल पर मोल। अप्रोक्सीमेटली सेम है, बल्कि जेनॉन का ही कम है मेरे भाई, बल्कि जेनॉन का ही कम है। अब मेरे भाई जब ये डेटा देखे, जब ये डेटा देखे मेरे भाई, तो इनको एक समझ में आया कि जब O2 रिएक्ट कर सकता है तो जेनॉन का है नहीं, जब O2 रिएक्ट कर सकता है तो जेनॉन का ही नहीं रिएक्ट कर सकता। मेरे भाई इन्होंने बोला कि चलो जेनॉन को डालो, यहाँ पे O2 को हटाओ, जेनॉन को डालो। और मेरे भाई जैसे ही डाले तो ये बन गया मेरे भाई XCPT-F6 माइनस, XCPT-F6 माइनस, XC अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, PTF6 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। मेरे भाई ये भी आयोनिक कंपाउंड है रेड कलर का, आयोनिक कंपाउंड है रेड कलर का। मेरे भाई जैसे ही ये रिएक्शन हुआ लोगों को समझ में आ गई कि केवल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेना ही क्राइटेरिया नहीं होता स्टेबिलिटी के लिए, कोई एक और फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, कोई कंपाउंड, कोई एटम का स्टेबिलिटी के लिए। यानी कि फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रूव किया था। तो एक बात तो समझ में आ गया कि नोबल गैसेस रिएक्ट करते हैं। इसके बाद बहुत सारे इसके रिएक्शंस है मेरे में। अगर जेनॉन को F2 अगर लिमिटेड अमाउंट पे पास करोगे, लिमिटेड अमाउंट पे, तो ये XCF2 बना लेगा मेरे भाई। अगर जेनॉन के साथ में F2 अगर तुम थोड़ा लार्ज अमाउंट पे पास करोगे तो XCF6 बना देगा। क्या बना देगा मेरे भाई, एक्सेस में अगर पास करोगे मेरे भाई तो ये XCF6 बना देगा। तो इस तरीके से मेरे भाई ये रिएक्शन करता है। जेनॉन का XCF2 भी बनता है, इवन XCF4 भी बनता है। ठीक है, अगर लिमिटेड अमाउंट पर रहेगा तो XCF2 XCF4 भी बनाता है। अब अगर मान लो कि बहुत ज्यादा कम है तो XCF2 का परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक ठाक अमाउंट पे तो XCF4 का ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो गया तो XCF6 बन जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हम नहीं बताए मेरे में। इसके अलावा एक और रिएक्शन मेरे में Xc प्लस O2F2। हाँ, यहाँ पे हम बच्चों को देखते हैं कि O2F2 में स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे O2F2 में स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर।
फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ पे +1 होता है बेटा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, एक O2 स्टेबल कंपाउंड है, ये O2 और F2 में टूट जाता है। ये O2 और ये FF अपना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया एक और FF कंबाइन होकर के F2 में टूट जाता है, तो बना लेता है XeF2 प्लस O2 रिलीज कर देता है। ये भी रिएक्शन होता है मेरे भाई। लेकिन ये सब जो रिएक्शंस होते हैं मेरे भाई, क्या कुछ बोल रहा है क्या? यस सर, ClO भी एग्जिस्ट करता है। ClO, यस सर। ClO2, ClO एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है बाबू, ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वो सब डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बेटा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? डाइमर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे NO2 N2O4 के फॉर्म में ज्यादा परसेंटेज में रहेगा, तो वो भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, समझ गए? तो वो भी एग्जिस्ट करेगा। कोई पूछेगा कि हो सकता है? यस, हो सकता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये सारी बातें हम तुम्हें समझा दिए, तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां भी मिल रही होगी। मेरे भाई अब कुछ और रिएक्शंस हैं जो तुमको बताएंगे। ये तो मेरे भाई कुछ कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन दिखलाए। अब मेरे भाई कुछ और पार्टिकुलर अलग टाइप का इसका रिएक्शन देखो। XeF2 प्लस दिखाई देगा मेरे भाई, PF5 दिखाई देगा। मेरे भाई PCl5 रहता था तो हम बोलते थे ये PCl6 माइनस और PCl4 प्लस में टूट जाएगा। ध्यान से देखना, ये फास्फोरस के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और मेरे भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए केवल फ्लोरीन है। तो मेरे भाई होता क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या होता है, ये F माइनस रिलीज कर देता है। ये XeF2 क्या करता है मेरे भाई, F माइनस रिलीज करता है, तो ये PF6 माइनस बन जाता है। क्या बन जाता है? PF6 माइनस। तो तुम बोलो इसका मतलब सर XeF प्लस बन जाता होगा। यस, XeF प्लस बन जाएगा, और ये एक लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड बेटा F माइनस को एक्सेप्ट करके XeF प्लस और मेरे भाई ये PF6 माइनस बना लेगा। आपको दिखलाते भी थे PCl5 PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में टूट जाता है। तो इसी तरीके से कोई दूसरा लुईस एसिड आ गया, मान लो SbCl5 आ गया, ये भी लुईस एसिड है, या SbF5 आ गया फ्लोरीन के साथ में, तो XeF प्लस और मेरे पास SbF6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये कुछ रिएक्शंस है जो तुमको ध्यान पे रखना है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस हम नहीं बता रहे हैं, आसान आसान सा रिएक्शन है मेरे भाई। एक और हम बताना चाहेंगे मेरे भाई तुम्हें रिएक्शन, यहाँ पर मेटल फ्लोराइड्स के साथ में, मेटल फ्लोराइड्स, मेटल आयोडाइड्स, ये सब के साथ में, जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने में है मेरे भाई Xe, तुम्हारे सामने में XeF2 या XeF6 भी हो सकता है मेरे भाई, XeF6, और साथ में अगर मेटल का फ्लोराइड है मेरे में, मेटल फ्लोराइड, यहाँ पे मेटल जो होगा सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, डॉट डॉट etc, रूबिडियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है मेरे में, अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव M प्लस F माइनस। मेरे भाई हम बताए थे तुम्हें एक बात की IF7 एंड XeF7 माइनस, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाता है, मतलब 7 साइड एटम्स वाले यही दो होते हैं, तो ये XeF7 माइनस और M प्लस बना लेंगे। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना है मेरे भाई, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना कि आएगा। यहाँ पर से पूछा जाता है कि 7 साइड एटम्स वाले में कौन कौन एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके सिलेबस में यही दो जानना है, बाकी इसके अलावा और भी होते होंगे लेकिन आपको जानना नहीं है। तो मेरे भाई ये सारा था नोबल गैसेस के बारे में। अब इसके कुछ NCERT बुक में आपको यूजेस लिखे गए हैं, तुमको लग रहा होगा कि हम खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं बेटा, तुम लोग पढ़ेगा नहीं, हमको सब मालूम है, तो वो सारे यूजेस को हम यहाँ पे लिखवाएंगे अभी। चलो फटाफट इसके यूजेस, इसके प्रॉपर्टीज पर बात करने जा रहे हैं मेरे में। तो ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आसान है, तुमको ऐसा ही लिखा जाएगा रिएक्शंस मेरे भाई। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज में, जो गैसेस होते हैं मेरे भाई एटमॉस्फेयर में, तो तुमको अगर सबसे ज्यादा N2 होता है, यस एकदम बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई, सबसे ज्यादा N2 होता है, फिर O2 होता है 78%, दूसरे का 21%, उसके बाद अगर कोई गैसेस एटमॉस्फेयर में है तो वो बेटा CO2 है, वो CO2 है। अगर देखा जाए
आर्गन, इसके बाद आर्गन का नंबर आता है मेरे भाई। इनर्ट गैसेस भी एटमॉस्फेयर में, सोच लो CO2 इतना कम है तो आर्गन कितना कम होगा मेरे भाई। तो ये बहुत कम अमाउंट पे होता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर या एयर में, तो आर्गन जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वैसे तो नेचर के हिसाब से देखा जाए तो आर्गन का अमाउंट बहुत कम है, लेकिन अगर नोबल गैसेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एयर, मेरे में एक और बात यहाँ पे लिखना चाहेंगे, जो रेडॉन है और ऑर्गेसॉन है मेरे भाई, ये प्रेजेंट नहीं है एयर में, आर नॉट प्रेजेंट इन एयर। तो पूछेगा कि मेरे भाई कि कौन कौन से ऐसे नोबल गैसेस हैं जो आपके एयर में मौजूद नहीं है, तो रेडॉन और ऑर्गेसॉन। मेरे भाई एक बात और बता दे कि पुरानी एनसीईआरटी में ओजी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, लेकिन नया वाला जो एनसीईआरटी छपा है मेरे भाई, उसमें ऑर्गेसॉन के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो एग्जाम में एनटीए बोलता हम एनसीईआरटी का सिलेबस रखते हैं, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, सब आएगा एग्जाम में, तो ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसे। तो रेडॉन और ऑर्गेसॉन प्रेजेंट एयर में नहीं होता है, मतलब नहीं होता मतलब 0%, ही नहीं कि 0.0000, अरे मेरे ये आर्गन वार्गन का बहुत कम परसेंटेज होगा। सेकंड नंबर मेरे भाई, उनको हम कुछ बताएंगे कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसमें अल्फा पार्टिकल्स इमिट होता है मेरे भाई। अल्फा पार्टिकल्स एमिट होता है जो कि हीलियम होता है मेरे, तुमको पता होगा ये बात, ठीक है। तो मेरे भाई, तो उसके कुछ कौन कौन से मेरे भाई ऐसे सब्सटेंसेस है जिससे हीलियम गैस रिलीज होता है या फिर अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होता है, तो इसका नेम याद रखिएगा, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट और क्लीवाइट। थोड़ा सा ये नाम डिफिकल्ट है बट आपको याद रखना पड़ेगा। पिच ब्लेंड तो याद रखिएगा, मोनाजाइट और क्लीवाइट है मेरे पास, ये सब मेरे भाई रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स है बेटा। ये सब ग्राउंड में मिलते हैं जो कि रेडियो एक्टिव नेचर होते हैं इन लोग के मेरे भाई। ये सब सोर्स है हीलियम का, सोर्स ऑफ हीलियम। ये सब एग्जांपल्स याद करना मेरे भाई, याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आता है इसलिए पढ़ा रहे, वही सारे हम लिख रहे हैं जो एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरे भाई सोर्स ऑफ हीलियम है। अच्छा, ये कभी कभी बोला जाता है कि ये लोग से ये जो पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट है या क्लीवाइट है, कभी कभी ये सब से ना नियॉन भी प्रोड्यूस होने लग जाता है, नियॉन भी प्रोड्यूस होने लग जाता है। तो अगर लिखा हुआ कहीं पे आए इस तरीके से कि नियॉन आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड, तो कुछ अमाउंट पे नियॉन भी ऑब्टेन्ड होने लग जाता है मेरे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तीसरा बात मेरे भाई रेडियम, रेडियम का नाम सुने होंगे आप, मैडम क्यूरी, रेडियम, ये सब का बात मेरे भाई। तो इसका 226 होता है, ये रेडॉन में ब्रेक होता है, ये रेडॉन में ब्रेक होता है 222, और मेरे भाई अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर से तुमको ये क्या मजाक चाहिए, तो हलवा चीज है सर मेरे भाई। यहाँ पर से एग्जाम में आएगा, हम तुम्ही से सवाल पूछ रहे हैं कि रेडियम जब डिसइंटीग्रेट करता है तो कितने नोबल गैसेस प्रोड्यूस करते होते हैं, जवाब दो जल्दी से। एक, दो, दो होंगे मेरे भाई, रेडॉन भी नोबल गैसेस है और हीलियम भी नोबल गैसेस है, तो ये पूछा जाएगा आपसे। तो मेरे भाई लिखो लेकिन इसको। उनका न्यूक्लियस है ना। हाँ, तो अल्फा पार्टिकल है, न्यूक्लियस है, ऑब्वियस सी बात है, तो वो नोबल गैस का ही एटम है। तो पूछा जाएगा नोबल गैसेस कितने रिलीज हुए, ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस है वो, हीलियम 2+ है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी ऑफ रेडियम गिव्स 2 नोबल गैसेस, ध्यान रखना न्यूक्लियस भले है लेकिन है तो वो नोबल गैस का एलिमेंट, ठीक है। तो पूछा जाएगा यहाँ पर से, यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज करे, रेडॉन तो गिन लेते हैं या फिर रेडॉन को भूल के हीलियम दिखता है मेरे में, रेडॉन याद नहीं, आर्गन क्या होता है, तो नहीं मेरे में, एकदम ध्यान पे रखना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे ही में। तो ये 2 चैप्टर का मिक्सिंग हो गया, रेडियो एक्टिविटी का भी और इस चैप्टर का भी, इवन ये भी रेडियो एक्टिविटी का है सेकंड नंबर पॉइंट में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे में, 2 बात और लिखेंगे मेरे में और नोबल गैसेस खत्म हो जाएगा मेरे भाई। हीलियम जो होता है मेरे भाई, हीलियम का, नियॉन का और आर्गन का थोड़ा थोड़ा हम यूजेस बताएंगे और चैप्टर एंड हो जाएगा मेरे भाई। हीलियम जो होता है मेरे भाई, अगर इसका लिक्विफाइड फॉर्म ले ले,
वैसे तो ये गैस है, अगर इसका लिक्विफाइड फॉर्म ले ले मेरे भाई तो इसको बोला जाता है क्रायोजेनिक रिएजेंट। तो ये क्या वर्ड है सर, क्रायोजेनिक। तो मेरे भाई अगर तुम्हें लिक्विड सॉल्यूशन याद होगा तो एक हम पढ़ाए थे इबैलियोस्कोपिक कांस्टेंट और एक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बताए थे। ये क्रायोस्कोपिक का मतलब या क्रायोजेनिक का वर्ड मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड्स है मेरे भाई, ये रिमूव्स हीट करता है, मतलब ये कूल करता है। याद करो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जब पढ़ा रहे थे वहां पे क्रायोजेनिक कांस्टेंट लिखवाए थे, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट लिखवाए थे। और जब यहाँ पे आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा रहे थे तो इबैलियोस्कोपिक कांस्टेंट पढ़ाए थे। तो यहाँ पे क्रायोजेनिक याद करो फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर रही है, हीट रिमूवल का बात करता है, ये हीट रिमूवल का बात करता है। तो मेरे भाई ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल्स रिएक्शन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीलियम मिला देते हैं, लिक्विड हीलियम। ऑब्वियस ही बात है ये रिमूव करेगा हीट को। तो मेरे भाई ये लिखा रहता है बुक्स पे मेरे भाई, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इट इज यूज टू मेंटेन टेम्परेचर। तुम कहोगे हाँ सर ऑब्वियस, बस इतना बात याद कर लो मेरे भाई कि ये क्रायोजेनिक रिएजेंट है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम आता होगा, ये तो लाइन याद रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हीलियम लिक्विफाइड के बारे में बताइए, लिक्विड हीलियम आ गया, लिक्विड हीलियम है, यहाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि गैस हीलियम को लिख के चले आए तो सब गलत हो जाए। हो सकता है एग्जाम में 4 ऑप्शन रहे तो हीलियम गैस रहे, हीलियम लिक्विड रहे, हीलियम सॉलिड रहे, तो मेरे भाई हीलियम लिक्विड वाला काम आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए जो जो इंपॉर्टेंट बात है वही को लिख रहे हैं हम, सब ऐसा मत समझना कि सब लिख दे रहे हैं कि अरे साला इतना सारा याद करना पड़ेगा, ये मजाक चल रहा है, अपने साथ अन्याय हो रहा है, ह्यूमिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो नहीं मेरे भाई, वही सारे पॉइंट्स हम लिख रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीलियम मेरे भाई, हीलियम एक और काम में यूज होता है, जो पावरफुल मैग्नेट होते हैं ना उसमें भी कुछ मिलाया जाता है, यूज्ड फॉर used for manufacturing of high power magnet, हाई पावर मैग्नेट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई पावर मैग्नेट। हाँ बेटा मेरे भाई, आज की डेट में क्या होता है ना, पहले क्या होता था मेरे भाई, N2 गैस को लेकर के ना सी डाइवर्स जो अंदर जाते हैं ना, पानी के अंदर में जो सी डाइवर्स जाते हैं तो वो N2 और O2 एयर का मिक्स, एयर को लेके जाते थे। तो मेरे भाई क्या होने लगा ना कि आज के डेट में वो हीलियम को मिक्स कर लेते हैं N2 की जगह पे, N2 भी इनर्ट होता है, हीलियम भी इनर्ट होता है। क्यों हीलियम को यूज किया जाने लगा मेरे भाई, क्योंकि N2 का पानी में थोड़ा ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाता है, तो हीलियम का कम सॉल्युबिलिटी होता है। तो दैट्स वाई, तो ब्लड के अंदर में जो ब्लड होता है ना मेरे भाई उसमें कुछ गैसेस जाने लग जाता है, तो अगर मान लो कि ब्लड के अंदर में गैसेस जाने लगेगा तो ब्लड क्लॉटिंग ये सब का चांसेस बढ़ने लग जाता है। तो आज के डेट में ये यूज किया जाता है, यूज्ड बाय सी डाइवर्स, जो सी में सी डाइवर्स जो होते हैं मेरे भाई, सी डाइवर्स instead of N2 plus O2 because helium plus O2 is less soluble in blood, नहीं तो ब्लड को क्लॉटिंग ये सब चांसेस रहता है मेरे में। ऐसा नहीं कि पहले N2O2 लेके जाते थे तो ब्लड के अंदर में चला जाता होगा, उसका भी सॉल्युबिलिटी कम था, लेकिन उससे भी बढ़िया है मेरे भाई, उससे भी बढ़िया है। तो आज के डेट में ये हीलियम भी यूज किया जाता है। तो ये 3 यूजेस हीलियम का याद रखिएगा मेरे भाई। अगला नंबर कितना पॉइंट्स हुआ अपना, 5 पॉइंट्स हुआ। नियॉन का एक छोटा सा यूज है और एक आर्गन का यूज है मेरे भाई। मेरे भाई कुछ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए जो बोर्ड होते हैं, बोर्ड्स जिसमें लाइट जल रहा होता है मेरे भाई, तो उस पे नियॉन यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यूज्ड इन साइन लैम्प, साइन लैम्प में यूज किया जाता है, यूज्ड इन साइन लैम्प, ये साइन लैम्प में यूज होता है। जो बोर्ड होते हैं ना एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, तो उसमें कुछ अमाउंट पे नियॉन मिला हुआ रहेगा मेरे भाई।
फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस में। बस इतना ही बात याद रखना, एक बार रीड करके एग्जाम से पहले चले जाना, ये सब अभी याद थोड़ी रहेगा। तुम अभी पढ़ोगे फिर एग्जाम से पहले भूल जाओगे, हमको भी पता है। तो एग्जाम से पहले एक बार और वापिस रीड कर लेना ये सब सुबह सुबह एग्जाम के दिन में। ये कुछ बातें जैसे प्रॉपर्टीज वाला बात देखो ना, एग्जाम है और सुबह उठ करके मेरे में मान लो कि आज का एक दिन एग्जाम है मेरा, तो सुबह उठ के ये सबको थ्योरी वाला पार्ट को एक बार रीड कर लिए तो एग्जाम में आ जाएगा नंबर। अभी थोड़ी ना, एक बार अभी पढ़ लेना घर में और एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लेना बस। मेरे भाई ये आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। आर्क वेल्डिंग में, क्यों आर्क वेल्डिंग में यूज होता है इसका रीजन थोड़ा बता देते हैं। अच्छा ये सब रीजन ये सब क्यों दे रहे हैं तुमको, ये सब तो रटना है ही ऐसा। रीजन दे देते हैं कि तुमको याद आएगा, तुमको ना एग्जाम के दिन में याद आएगा कि क्या बोले थे सर जल्दी से। तो ये दो मेटल है, मेटल है मेरे भाई, तो जो आग लगाते हैं ना मेरे भाई, तो इसको हमको वेल्ड करना है, ऐसे जोड़ना है, वेल्डिंग करना है। तो होता क्या है वेल्डिंग के टाइम में, मान लो ये मेटल है, तो मेटल को जब वेल्ड कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई रहेगा मेरे में, तो ऑक्सीजन गैस O2 गैस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है ना, मान लो कि मेटल को जोड़ना है, तुम O2 मिला दिया और कुछ अमाउंट पे मॉइस्चर रहेगा तो ये रस्टिंग आ जाएगा बेटा, ये रस्टिंग क्रिएट कर देगा, जंग लग जाएगा। समझ में आया, तो जंग लग जाएगा तो खराब ना हो जाएगा मेरे भाई, लोहा का मजबूती खराब हो जाएगा। तो इसको ज्यादा मजबूत रखने के लिए वहां पर हम लोग आर्गन गैस सप्लाई कर रहे होते हैं, इनर्ट होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट, अगर मान लो कुछ चला भी गया है ना इसके अंदर में तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो याद रखना आर है तो आर्क वेल्डिंग में यूज होता है, आर्क वेल्डिंग में यूज होता है। तो मेरे भाई ये सारा बात है जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट O2 गैस फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग होने से ये बचा लेता है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको जानना था मेरे भाई, नोबल गैसेस या पूरा पी ब्लॉक से रिलेटेड। ठीक है, आई होप ये लाइंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया हो।